5 नवंबर को फ्राउ अपने पिछले कुछ महीनों से बनाए हुए नोट्स उठाती है और तय करती है कि वो एक विस्तार से रिपोर्ट लिखेगी जिसमें बताएगी कि आखिर वो पहाड़ों की एक झोपड़ी में कैसे फंस गई। ये पूरी कहानी मई महीने से शुरू होती है जब फ्राउ अपने 2 दोस्तों और उनके कुत्ते लिंक्स के साथ छुट्टियों पर निकलती है। लेकिन फ्राउ को जानवरों की आदत नहीं है और वो उस बेचारे कुत्ते के सामने अजीब सी झिझक महसूस करती है। आखिरकार वे सब एक लकड़ी की केबिन में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर दोस्त तो पास वाले गांव के पब में चले जाते हैं, लेकिन थकी हुई फ्राउ वही रह जाती है। वो लिंक्स के साथ अकेली रह जाती है। बोरियत में वो कुत्ते को सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक्स उस पर भौंक उठता है। दिन ऐसे ही बीतता है। फ्राउ ब्यूटी केयर करती है, सिगरेट पीती है और बार बार कुत्ते से अजीब सी नजरें मिलाती रहती है। आखिरकार वो जल्दी सो जाती है। अगली सुबह फ्राउ उठती है तो देखती है कि लिंक्स दरवाजे पर रो रहा है। वो उसे बाहर जाने देती है ताकि वो खुद को हल्का कर सके। फिर वो घर की तलाशी लेती है और समझती है कि उसके दोस्त अब तक वापस नहीं आए। घबराकर वो सोचती है कि शायद उनके साथ कुछ हुआ है। वो गांव की तरफ चल पड़ती है। लिंक्स आगे आगे चल रहा होता है। अचानक फ्राउ को लिंक्स की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचती है, लेकिन उसे बस नाक चोटिल मिलती है। कारण समझ नहीं आता। फ्राउ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लिंक्स पीछे लौट जाता है। तभी अचानक उसे रास्ते में किसी अदृश्य दीवार से टकराना पड़ता है। हैरान होकर वो हाथ से छूती है और पाती है कि एक अदृश्य बाधा, इनविजिबल बैरियर खड़ी है जो उसे आगे नहीं जाने देती। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है, मानो कोई धमाका हो रहा हो। फ्राउ को ये बेहद अजीब लगता है कि न तो कोई अलार्म बजा, न ही गांव वाले इस रहस्यमय दीवार को देखने आए। चाहे जितना धक्का मारो, दीवार टूटती ही नहीं। हार मानकर वो वापस लौट आती है। रास्ते में उसे एक फार्म हाउस दिखता है जहाँ 2 लोग खड़े हैं, लेकिन वही अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। उसकी आवाज भी पार नहीं जाती और वे किसान समय में जमे हुए लगते हैं। हालांकि पास के नल से पानी लगातार बह रहा होता है। थक-हार कर वो वापस केबिन लौटती है और धूम्रपान करती है, समझते हुए कि अब उसका साथी केवल लिंक्स है। वो दोबारा कोशिश करती है पर फिर असफल रहती है। समझ नहीं आता क्या करे तो सो जाती है। आधी रात को एक अजीब सी आवाज उसे बाहर खींच लेती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसे दिखता है कि अब ये बाधा झोपड़ी के दरवाजे तक आ चुकी है। डरकर वो चिल्लाने लगती है और फिर अचानक बिस्तर पर जाग जाती है। लिंक्स पास खड़ा उसका स्वागत करता है। वो भागकर दरवाजा चेक करती है, सब ठीक है। सुबह टहलने जाती है, लेकिन लिखते समय मानती है कि उसे उस दिन की बाकी यादें ही धुंधली लगती है, जैसे ये पूरी स्थिति उसके दिमाग को सुन कर देती है। दोपहर 2 बजे वो दूरबीन उठाकर चारों तरफ नजर रखती है। वही किसान अब भी हिले तक नहीं। फ्राउ सोचती है वे मर चुके हैं और शायद गांव वाले भी। उसे अपने दोस्तों की याद आती है और लगता है कि काश वो उनके साथ गई होती। इसी दौरान लिंक्स भौंकते हुए भाग जाता है। फ्राउ उसके पीछे जाती है तो पाती है कि उसने एक गाय खोज निकाली है। पहले तो फ्राउ डर जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पास जाती है और दोस्ती कर लेती है। दूध पाने के लिए उसे झोपड़ी में ले आती है। फ्राउ उसका नाम रखती है बेला, लेकिन वो लिखती है ये गाय एक आशीर्वाद भी है और बोझ भी। अगले दिन फ्राउ अपने दोस्तों की कार लेकर गांव की तरफ तेज रफ्तार से निकलती है। उम्मीद करती है कि शायद तेजी से दीवार तोड़ पाएगी। सामने दूसरी ओर एक छोड़ी हुई कार देखकर उसकी उम्मीद और बढ़ जाती है, लेकिन कार जोर से दीवार से टकरा जाती है। घायल होकर भी वो दीवार को छूती है और सोचती है कि इसका मतलब आखिर क्या है। आने वाले 10 दिनों तक वो अलग अलग तरीके आजमाती रहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। आखिरकार सच को स्वीकार करती है और टूटकर बिस्तर पर रोती है। सोचती है अब कोई नहीं आएगा। एक पल तो वो आत्महत्या करने का विचार करती है, लेकिन तुरंत अपने दोस्तों को याद करती है जिन्होंने झोपड़ी में भरपूर सामान छोड़ रखा था। वो सोचती है उन्हें धन्यवाद देने के लिए मुझे जीना चाहिए। लकड़ी और आलू का बड़ा भंडार उसे मिलता है। वो उन्हें बाहर ले जाकर अपनी आलू की खेती शुरू कर देती है। लिंक्स भी मिट्टी खोदकर उसका साथ देता है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बन जाती है। सुबह घड़ी चढ़ाना और कैलेंडर पर तारीख काटना। 30 मई को लगातार बारिश होती है तो वो अंदर ही रहती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। चाकू हाथ में लेकर वो दरवाजा खोलती है और पाती है एक भीगी हुई बिल्ली म्याऊ कर रही है। वो भी उसका हिस्सा बन जाती है। अब फ्राउ के पास 3 साथी है। अकेलेपन में उसका सबसे बड़ा दोस्त अब लिंक्स है। कुछ समय बाद फ्राउ शिकार करने का फैसला करती है, लेकिन उसने कभी बंदूक नहीं चलाई थी। जैसे ही वो हिरण पर गोली चलाती है, बंदूक की ताकत से वो खुद घायल हो जाती है और हिरण भाग जाता है। घूमते घूमते उसे वही टूटी हुई कार मिलती है। रेडियो ऑन करती है तो हर जगह सिर्फ शोर आता है। सिर्फ एक स्टेशन पर संगीत बज रहा होता है। साथ ही उसे एक नक्शा भी मिलता है। अब वो सोचती है कि नक्शे का पीछा करके घाटी तक पहुंचे। लिंक्स उसके साथ चलता है। घंटों चलने के बाद वे एक छोड़ा हुआ ट्रक पाते हैं, लेकिन वहाँ भी
वही अदृश्य दीवार रोक देती है। आखिरकार उन्हें लौटना पड़ता है। धीरे धीरे वो नक्शे की मदद से पूरे इलाके को याद कर लेती है। अब वो जल्दी जल्दी जगहों तक जा सकती है और शाम तक लौट भी सकती है ताकि जानवर अकेले न छूटे। कई बार उसे खाली झोपड़ियां मिलती है, लेकिन वे सब वीरान रहती है। हाँ, उनमें से उपयोगी सामान जरूर उठा लेती है। एक दिन धूप में घास पर लेटकर लिंक्स के साथ चिड़ियों का गाना सुनते हुए उसे एक नया एहसास होता है। वो प्रकृति से गहराई से जुड़ने लगती है। लेकिन जब दोबारा शिकार करती है तो हिरण की मौत की पीड़ा देखकर उसे अपराध बोध होता है। फिर भी जरूरत के लिए उसे मांस खाना पड़ता है। रात को नींद नहीं आती। उस हिरण की तड़पती हुई छवि बार बार दिमाग में आती रहती है। फ्राउ अपनी पहली बार किए गए शिकार के बारे में कभी नोट्स नहीं लिखती, क्योंकि उसे उससे घृणा महसूस होती है। एक रात तेज और भयानक तूफान आता है, जिसकी गड़गड़ाहट के बीच वो सो नहीं पाती। अगली सुबह उसे अलमारी से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उसे खोलती है और देखती है कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। उनमें से एक सफेद रंग का है। फ्राउ उसका नाम रखती है पर्ल। शुरुआत में वह छोटा और अस्त व्यस्त सा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होकर सुंदर हो जाता है। फ्राउ को एहसास होता है कि वो जानवरों की चिंता में इतनी उलझी रहती है ताकि अपनी असली स्थिति के डर और घबराहट से बच सके। जैसे उसने अपनी पुरानी नौकरी की जिम्मेदारियों की जगह इन फर वाले दोस्तों की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली हो। 20 जुलाई को फ्राउ घास के मैदान से घास काटने का काम शुरू करती है। लिंक्स चुपचाप उसका साथ देता है। ये काम उसके हाथों को चोट पहुंचाता है और शरीर को थका देता है, लेकिन फिर भी वो रोज घास के बोझ उठाकर केबिन तक ले जाती है। हर दिन लौटते वक्त वो फार्म हाउस पर नजर डालती है, लेकिन दीवार अब भी वही है। मौसम और उसकी शारीरिक ताकत की कमी के कारण पूरा मैदान काटने में लगभग 3 हफ्ते लग जाते हैं। इस बीच उसे एहसास होता है कि जिंदा रहना कितना मुश्किल है। वो रोती है, लेकिन आत्महत्या नहीं करती, क्योंकि वह अपने जानवरों को छोड़ना नहीं चाहती। डिप्रेशन उसे जकड़ लेता है। 2 हफ्तों तक वो बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन फिर धीरे धीरे दोबारा जीने की कोशिश करती है। जंगल में उसे पेड़ों पर फल और जमीन में उगती सब्जियां मिलती है। इससे वो काफी खाना जमा कर लेती है, इतना कि पूरा सर्दी का मौसम निकल जाए। अब फ्राउ और उसके पालतू बेहतर खाना खाते हैं। एक दिन वो देखती है कि एक पेड़ पर अजीब कपड़े लटक रहे हैं। उसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन फिर जागकर समझती है कि ये तो सिर्फ एक दुस्वप्न था। शरद ऋतु उसका पसंदीदा मौसम होना चाहिए था, लेकिन अब उसे नींद नहीं आती और बुरे सपने बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे उसे फ्लू हो जाता है और वह ज्यादातर दिन थकी रहती है। शुक्र है कि लिंक्स हमेशा उसे हंसाने और सहारा देने के लिए मौजूद रहता है। फ्राउ को हैरानी होती है कि लिंक्स कभी बुरे मूड में नहीं आता। वो अक्सर उसे गले लगाती है धन्यवाद देने के लिए। वर्तमान में फ्राउ बताती है कि लिंक्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो टहलने जाती है तो उससे बातें करती है। 27 अक्टूबर को पहली बर्फ गिरती है, लेकिन ये बस कुछ ही दिन टिकती है। फिर गर्म हवाएं चलने लगती है जो दिन रात शोर मचाती रहती है। इन हवाओं में सोना और भी मुश्किल हो जाता है। ये हवाएं लगातार 3 दिन तक चलती है। जब फ्राउ आखिरकार बाहर निकलती है तो उसे पर्ल मृत पड़ा मिलता है। भारी मन से वो लिंक्स की मदद से उसे दफनाती है। बाद में सर्दियों के बीच में फ्राउ एक लोमड़ी को झरने के पास देखती है। वो बंदूक उठाकर निशाना लगाती है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाती। उसे पर्ल की मौत याद आती है और ये भी कि शायद पूरे जंगल में सिर्फ वही एक ऐसा जीव है जो सही और गलत का फर्क समझता है। आखिरकार वो दया दिखाती है और गोली नहीं चलाती। केबिन में वो रोज बेला को ब्रश करती है। अब उसे अपनी बहन की तरह मानती है। उसे लगता है कि बेला का शरीर गोलसा हो गया है और शायद वो गर्भवती है। मगर हालात ऐसे हो जाते हैं कि फ्राउ को फिर से शिकार करना पड़ता है। जब वो एक हिरण को मारती है और उसका दिल निकालकर साफ करती है तो वही एहसास रात में उसे सोने नहीं देता। 11 जनवरी को वो देखती है कि बेला थोड़ा खून बहा रही है। पूरे दिन उस पर नजर रखती है। शाम होते ही बेला एक प्यारे बछड़े को जन्म देती है। बाहर तेज बर्फीले तूफान चलते रहते हैं। फ्राउ फिर से सीजनल डिप्रेशन की चपेट में आ जाती है। वो सिर्फ इसलिए बिस्तर से उठती है क्योंकि लिंक्स उसे मजबूर करता है। जब भी आत्महत्या का विचार आता है तो उसे याद आता है कि उसे लिंक्स की देखभाल करनी है। सर्दी खत्म होने के बाद फ्राउ तय करती है कि अब वो घास के मैदान की झोपड़ियों में से एक में रहने जाएगी। 25 मई को वो अपने सभी जानवरों को लेकर निकलती है। नया घर और हरे भरे मैदान देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है। अब वो जानवरों, तारों और प्रकृति के साथ शांति से रहने लगती है। उन दिनों की यादें इतनी साफ है कि वो कोई नोट्स तक नहीं लिखती। पहली बार उसे सुकून मिलता है। 16 अक्टूबर को वो फिर से नोट्स लिखना शुरू करती है। ज्यादातर समय लकड़ी का भंडार दोगुना करने में बिताती है, लेकिन यादें धुंधली रहती है। 10 दिसंबर को उसे अपनी लिखी हुई एक एंट्री मिलती है। समय तेजी से गुजरता है, बर्फ गिरती है और फ्राउ और भी दार्शनिक हो जाती है। वो सोचती है कि जानवर और इंसान दोनों ही अपनी इच्छा के खिलाफ जिंदगी जीने को मजबूर
मजबूर है। एक दिन वो देखती है कि घर के आसपास एक सफेद कौवा मंडरा रहा है। बाकी सारे काले कौवे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फ्राउ को सफेद कौवा बहुत सुंदर लगता है। वो बाकियों को उनकी भेदभाव भरी नजरों के लिए जज करती है। अब वो अक्सर उस सफेद कौवे के लिए खाना बाहर रख देती है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। अब तक फ्राउ अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी होती है और उसे उम्मीद भी नहीं रहती कि कभी कोई उसे ढूंढने आएगा। जून की शुरुआत में वो और उसके जानवर एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन इस बदलाव से भी पहले वाली गर्मियों का जादू वापस नहीं आता। एक दोपहर फ्राउ और लिंक्स टहलकर लौट रहे होते हैं। तभी लिंक्स को घर के पास कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत भागता है। फ्राउ जब पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक अजनबी आदमी बेला के बेटे को कुल्हाड़ी से मार रहा होता है। लिंक्स उस पर झपटता है, लेकिन फ्राउ को हथियार लेने घर दौड़ना पड़ता है। जब तक वो लौटती है लिंक्स मारा जा चुका होता है। गुस्से और दर्द में पागल होकर फ्राउ उस आदमी को गोली मार देती है। फिर लिंक्स को सीने से लगाकर रोती रहती है। बाद में वो उसका छोटा सा शरीर दफना देती है। बेला अपने बेटे की मौत पर दर्द भरी आवाजें निकालती रहती है। आदमी की लाश फ्राउ बिना किसी पछतावे के चट्टान से नीचे फेंक देती है। अब वो कुछ भी महसूस करने में असमर्थ हो चुकी है। वो बेला और बिल्ली को लेकर दूसरे घर चली जाती है। कामकाज दोबारा शुरू करती है, लेकिन लिंक्स की गैर मौजूदगी उसे अकेलेपन में अपने विचारों से जूझने पर मजबूर कर देती है। वर्तमान में फ्राउ लिखती है कि उसने अब इस गम को स्वीकार कर लिया है। अपने जानवरों की यादों को वो हमेशा संजोए रखेगी ताकि वे उसे जीते रहने की प्रेरणा दे। 25 फरवरी को वो अपनी रिपोर्ट खत्म करती है, क्योंकि अब कागज खत्म हो गया है, और फिर बाहर जाकर उस सफेद कौवे को खाना खिलाती है।